तीन घूंघट वाली बहू की दो जुड़वा बेशर्म सास। वाह, ये कितना सुंदर नजारा है। गांव में भी इतने प्यारे प्यारे झरने होते, पता नहीं था। वो देख संगीता, कितनी रंग बिरंगी तितलियां भी हैं और चहचहाती चिड़िया भी। चलना नहाते हैं, हमारे लिए ठंड कैसे हो सकती है, हम तो हॉट है ना। रात का नशा अभी आंख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। हाँ, वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही, रात का नशा अभी। उन्हें झरने में नहाता देख गांव की औरतें हक्की बक्की रह जाती हैं। वहीं मर्द लोग बड़ी बड़ी आंख करके सेक रहे थे। अरे वाह, क्या माल है, बढ़ती उम्र में चढ़ती जवानी। तुम घर चलो, मैं दिखाती हूँ आगे की कहानी। अरा, देखो तो गांव में कैसे दो जुड़वा बुढ़ियां झरने के नीचे खुले आम नहा रही हैं। दिखने से तो अमीर घर की लगती हैं, पर गांव में कैसे आई? अरे, ये तो उन्हीं तीन घूंघट वाली बहू की दो जुड़वा सास हैं। बाप रे बाप, भगवान बचाए ऐसी जुड़वा बेशर्म सास से। कुछ ही देर में सभी लोग उन दोनों जुड़वा बुढ़ियाओं के बारे में बेशर्म वाली बातें करने लगते हैं। पर आखिर ये दोनों जुड़वा अमीर घर की सास गांव में क्या कर रही थी और क्यों बेशर्मपना दिखा रही थी, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। इसी रामपुर गांव की तीन बेटियां घूंघट में शादी करके उन दोनों जुड़वा सास के घर पहुंचती हैं। अपनी सास को छोटे कपड़ों में देख वो दंग रह जाती हैं। मुझे घूंघट में ऐसा लग रहा है या सच में माँ जी ने छोटे कपड़े पहने हैं? जया, सुषमा, क्या तुम्हें भी यही लग रहा है? हाँ बहन, दो जुड़वा माँ जी ने यही छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। हमारी तो चाची सास भी ऐसी ही निकली, लेकिन इन दोनों में से हमारी माँ जी कौन सी है पता नहीं। अरे बहू, खड़ी क्या हो, अब अंदर आ जाओ। ये मत समझना मैं तुम्हारी आरती वारती करके गृह प्रवेश करूंगी। माँ जी, गृह प्रवेश तो ऐसे ही होता है। अरे, हम तुम्हारी मॉडर्न सास हैं, थोड़ा अलग ही रुतबे से स्वागत करेंगे। चलो हमारे साथ हुक्का पियो। कौन सा फ्लेवर पियोगे, चॉकलेट, मैंगो या पान? अरे, चॉकलेट वाला निकाल ले, यही पियेंगे। दोनों बेशरम सास हुक्का पीकर अपनी तीनों घूंघट वाली बहू पर धुआं छोड़ देती हैं, जिससे उन्हें खांसी आने लगती है। लो, ट्राई करके तुम भी ऐसे पियो और छल्ला बनाओ। नहीं माँ जी, इसकी गंध बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ माँ जी, प्लीज इसे हटा दीजिए। अरे तुम दोनों ये क्या कर रही हो? तीनों घूंघट वाली बहू के सामने भी अपना बेशरमपना दिखाना शुरू कर दिया है। उनका स्वागत भी नहीं कर सकी तुम। हाँ अजी, क्या है तुम्हें? हम अपनी बहू को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ी लगेगा, घूंघट में रहेंगे। हमारे सामने सास बहू एक जैसी लगनी चाहिए ना। ओ जीजू प्लीज, मेरी बहन को कुछ भी मत बोलो, बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। हमारी बहू को हमारे जैसा दिखना चाहिए और ये सब भी पी लेना चाहिए। कल को हमारे फ्रेंड्स लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे? तुम्हारी बहुएं तो गवार है, हमने कुछ नहीं सिखाया है। अरे जस्ट स्टॉप इट मीनाक्षी, जाओ आरती की थाली लेकर आओ। अरे, आरती की थाल का क्या करेंगे, लाइटर ले लो। अरे ब्रजेश, रहने दे, इन सब लोगों से तो बोलना ही बेकार है। फिर दोनों ससुर घूंघट वाली बहू की आरती कर उनका गृह प्रवेश करवाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर तीनों पत्नियां अपने पति से जुड़वा सास की बेशर्मी की बात करती हैं। रेखा, तुम्हें ज्यादा ताज्जुब होने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम अपने ससुराल में रोज यही देखने वाली हो। हम तीनों और पापा कब से माँ और चाची को समझा रहे हैं, लेकिन वो है कि समझती ही नहीं, बस मॉडर्न बनकर रहना चाहती हैं। अच्छा, ऐसा क्या? सच बताऊं तो उन्हें देख मुझे शर्म आ रही थी, पर हमारी असली माँ जी कौन है? दोनों में से जो तुम तीनों पर हर चीज करने का दबाव डालेगी, समझ जाना वही तुम्हारी असली सास है। अच्छा, मतलब जो सबसे पहले हमसे बोली वही हमारी सास है? इन सब बातों के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सज धज कर तीनों घूंघट वाली बहू अपनी पहली रसोई में खाना बनाती हैं कि दोनों जुड़वा सास आ जाती हैं। ओह बहुओं, तुम्हें कितनी ठंड लग रही है। अभी तो ठंड आना शुरू हुई है और तुमने स्वेटर वगैरह भी पहनना शुरू कर दिया। अरे जरा अपनी दो हॉट जुड़वा सासों को देखो, कुछ सीखो हमसे। माँ जी, आप दोनों से कुछ नहीं सीखना हमें, आप हमको क्या सिखाएंगी? मतलब ठंड आ चुकी है, हमको ठंड लग रही है, इसलिए हमने स्वेटर पहनना शुरू कर दिया, पर हम आपकी तरह हॉट थोड़ी हैं। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा जया बहू। माँ जी, पूरी कचौड़ी आपको पसंद तो है ना? नो, मुझे कोई ऑयली खाना नहीं खाना। तुम फ्रेश सैलेड तैयार कर देना और ऑरेंज जूस साथ में। ये कैसे बनता है?
अरे ये देखो, वीडियो में देखकर सब सीख जाओगी। वीडियो देखकर तीनों घूंघट वाली बहू अपनी बेशरम सास का खाना बना देती हैं, जिसके बाद दोनों तुरंत स्मोकिंग करने लगती हैं। तीनों बहुएं फिर से खांसने लगती हैं। माँ जी प्लीज आप अपनी ये सारी बेशर्म हरकतें बंद कर दीजिए, आप बहुत बड़ी हैं। ये सब आप पर अच्छा नहीं लगता और ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। हाँ माँ जी, और आप ये छोटे कपड़े भी मत पहना करो, कल को लोग आपके लिए बहुत बातें बनाएंगे। बस करो बहुओं, तुमने फिर अपनी वही बात शुरू कर दी। देखो तुम लोग गांव की गवार हो, तुम्हें स्टाइल फैशन वगैरह समझ नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ ऐसी ड्रेसअप करना शुरू करो। पता नहीं क्या शराफत का चोला वाला घूंघट ओढ़ रखा है। माँ जी, ये हमारे संस्कार हैं, तो ये छोटे कपड़े भी हमारा फैशन है। शाम को दोनों जुड़वा सास छत पर छोटे कपड़े पहनकर एक्सरसाइज करने लगती हैं। ये देख छत पर खड़े होकर लड़के ताड़ने लगते हैं और सीटी मारते हैं। जाने मन, तुम दोनों जुड़वा बहनों के बुढ़ापे को जंग लग गया है क्या, जो अभी तक जवान हो? वो तो हम हैं ही। 1 2 3 4 4 3 2 1 5 6 7 8 8 6 7 5। वैसे हम आज कैसे लग रहे हैं? माई क्यूटी माई पोकी, एकदम ब्राव चिक। जानू मेरी जान, मैं तुझ पर कुर्बान। ये होता हुआ तीनों घूंघट वाली बहू देख खुद ब खुद शर्मा जाती हैं। आसपास की पड़ोसन छत पर खड़े होकर दोनों जुड़वा सास का मजाक बनाती हैं। देख रही है ना बहन, कैसे छत की आंटियां हमारी जुड़वा सास का मजाक उड़ा रही हैं और दोनों बेशर्म सास मजे से एक्सरसाइज कर रही हैं। उन्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ठीक बोला सुषमा, क्या जिंदगी भर हमारी जुड़वा सास ऐसे बेशर्मी रहेंगी क्या? लग तो यही रहा है। अगले दिन तीनों बहनों की माँ ससुर को कहती है, अरे भाई साहब, राम राम राम, वो मैं कह रही थी मेरी बेटियों का पग फेरा भी नहीं हुआ और आप सबके लिए दावत रखी है, इसीलिए आप सब हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं, 2 घंटे में आ जाइएगा। अरे बहन जी, बस इतनी सी बात, हम सब जरूर आएंगे। वैसे भी मेरी बहू का मायका इतनी दूर थोड़े है। दोनों ससुर अपनी पत्नियों को ढंग के कपड़े पहनने को कहते हैं, लेकिन दोनों लिपस्टिक पोतते हुए कहती हैं, आप दोनों कुछ भी कह लीजिए, हम अपना फैशन करना नहीं छोड़ेंगे। छोटे कपड़ों से ही तो हमारी पहचान है, वरना हम फिर से अम्मा जैसी लगेंगी। यू आर राइट माई डार्लिंग, हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे और हमारी समधन ने हमें बुलाया है, हम तो गांव जरूर जाएंगे। अरे इनका कुछ नहीं हो सकता, अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। गाड़ी में बैठकर सब लोग गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। तीनों घूंघट वाली बहू भी सोच सोच कर शर्म से पानी पानी हो रही थी और फिर वो घर पहुंचकर सबसे मिलती हैं। छोटे कपड़ों वाली जुड़वा सास को देख सबके सब चौंक जाते हैं। ये क्या समधन जी, आप गांव में ऐसे कपड़े पहनकर आई हैं, आसपास के लोगों का तो थोड़ा विचार करती। अरे अब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो खुद कैसे जिएंगे? जैसी साड़ी आपने पहनी है ना, ये पहनकर तो हमें सांस नहीं आती है। बहुत बोरिंग हो रहा है, आप सब बात कीजिए, हम अभी आते हैं इस गांव को देखकर। जया, सुषमा, दोनों जुड़वा सास बाहर जा रही हैं, पता नहीं क्या होगा। हाँ। तभी दोनों जुड़वा सास सीधा बाहर चली जाती हैं और झरने में उन्हें कम कपड़ों में नहाता देख गांव वाले आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं और औरतें अपने मर्दों पर चिल्लाती हैं, बाप रे बाप, ये तो उन्हीं तीनों घूंघट वाली बहू की बेशर्म सास है। देखो कैसे छोटे कपड़े में नहा रही हैं। इन्हें गांव में रहने का तरीका भी नहीं है। अरे भाई, इसे देखकर तो मुझे शर्म आ रही है, चलो यहाँ से। पूरे गांव में जुड़वा सास की इतनी बदनामी होती है कि तीनों घूंघट वाली बहू के घर तक आवाज पहुंच जाती है और शर्मसार होकर उन्हें वहां से बिना दावत खाए वापस शहर जाना पड़ता है। संगीता, मीनाक्षी, तुम लोगों को बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? अधेड़ उम्र में ऐसे छोटे कपड़े पहनकर गांव में चली गई। कितनी सनसनी करवा दी है तुम दोनों ने। अरे जीजू, जलवा है हमारा, जलवा। प्लीज माँ जी, प्लीज आप अपना ये बेशर्मपना अब बंद कर दीजिए और नहीं देखा जाता। तुम लोग कुछ भी बोलो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। वैसे कल तुम तीनों की रिसेप्शन पार्टी करनी है, तैयार रहना, हम लोग तुम्हारे लिए ये कपड़े लेकर आए हैं। नहीं माँ जी, हम आपकी तरह बेशर्म कभी नहीं बन सकते, ऐसे कपड़े आपको मुबारक हों। अगले दिन तीनों घूंघट वाली बहू खूब अच्छे से साड़ी में तैयार होकर अपनी शादी के रिसेप्शन पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां दोनों जुड़वा बेशरम सास छोटे कपड़े पहनकर ड्रिंक पीकर झूम रही थी। वाह क्या समा है। अरे आ गई मेरी शराफत की तीनों पुड़िया, आओ आओ तुम भी पी लो। नहीं माँ जी, हमने कल भी आपको समझाया था ना, हम ये सब नहीं पीने वाले। मुझे पता है तुम तीनों पार्टी में शर्मा रही हो, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारा हौसला बनने के लिए। ये कहकर मीनाक्षी रेखा को शराब पिला देती है और वो दूसरी बहू को भी पिला देती है और जया और सुषमा पीकर एक्टिंग करने लगते हैं और पिलाते पिलाते मीनाक्षी संगीता को दोनों बहू चांटा मार देती हैं।
बस करो, तुम दोनों बढ़िया कहेंगी। इतनी बेशर्म हो ना कि बेशर्म लोगों को भी तुमसे शर्म आ जाए। अरे खुद तो बेशर्म हो, हमें क्यों बेशर्म बनाना चाहती हो? वही तो, जब से आए हैं बस छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमारा घूंघट भी उतरवाना चाहती है, लेकिन हम तो शरीफ है ना माँ जी। दोबारा हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। देख लिया संगीता मीनाक्षी, अपने कर्मों का नतीजा। आज तो बहू ने पीकर तुम्हारी तरह बेशर्मी दिखाई तो चांटा मार दिया। अपने जैसा पूरा बना दोगी तो रोज चांटा मारेंगी। हाँ हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। नहीं नहीं माँ जी, हम ऐसा नहीं करेंगे, अब से हम भी साड़ी पहनेंगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। घूंघट वाली बहू की एक्टिंग काम आती है और अगले दिन से दोनों बेशरम जुड़वा सास भारतीय नारी की तरह साड़ी पहनकर रहने लगती हैं। अरे बस बस बहू, शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन इसकी आदत नहीं गई हर रोज हमारे पैर छूने की। यही तो खासियत होती है शरीफ घराने की लड़कियों की। बड़ी किस्मत वाले हैं हम जो हमें इतनी शरीफ बहू मिली है। अपने अमन के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की लेकर आएंगे हम, क्यों अमन? माँ पापा, इसी बारे में मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। दरअसल मैं कॉलेज टाइम से एक शालू नाम की लड़की को पसंद करता हूँ। शालू भी मुझे बहुत पसंद करती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या? और ये बात तो हमें अब बता रहा है? माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से ही शादी करूंगा। लेकिन तू तो जानता है ना कि हमें बिल्कुल उर्मिला बहू की तरह ही एक शरीफ बहू चाहिए। कोई ऐसी वैसी लड़की इस घर की बहू बनकर आ गई तो? शालू भी बिल्कुल भाभी की तरह ही है, आप प्लीज हाँ कर दीजिए ना। माँ जी, अगर देवर जी इतना कह रहे हैं तो मान जाइए ना। मुझे देवर जी पर पूरा भरोसा है, वो एक अच्छी और शरीफ लड़की ही लेकर आएंगे। सभी के कहने पर माधवी और सुरेंद्र इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ दिनों में अब अमन की शादी हो जाती है। अरे उठ जाओ डार्लिंग, आज तुम्हारे ससुराल में पहला दिन है। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम रेडी होकर आ जाना। ठीक है बेबी, उठ रही हूँ बस। घर की छोटी बहू यानी शरीफ जेठानी की देवरानी शालू उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जहां शादी के इतने समय के बावजूद भी उर्मिला ने कभी साड़ी सूट के अलावा जीन्स तक नहीं पहनी थी, वहीं शादी के अगले दिन देवरानी शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार होती है। इस ड्रेस में मैं कितनी हॉट लग रही हूँ। चलो अब नीचे चलती हूँ। शालू जैसे ही शॉर्ट ड्रेस पहन के नीचे सबके सामने हॉल में आती है तो सुरेंद्र और मोहित वहां से चले जाते हैं। ये जेठी और पापा जी को क्या हुआ? क्या मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ कि ये लोग मेरे लिए शगुन लाने के लिए चले गए? अरे बेशरम, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? ये तेरा ससुराल है क्या? अपने मायके में भी तू ऐसे ही छोटे कपड़े पहनती थी? शालू, अपना ना सही, कम से कम पिताजी और जेठ जी का तो ख्याल करो। ये तुमने क्या पहन रखा है? ओफो जेठानी जी, लगता है अमन ने आप लोगों को बताया नहीं। मुझे हमेशा से शॉर्ट ड्रेस पहनने का ही शौक है, मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं पहनी जाती है। शालू के बर्ताव से घर में सभी लोग जान चुके थे कि उनकी छोटी बहू एक मॉडर्न लड़की है, लेकिन अब यही मॉडर्न देवरानी जल्द ही बेशरम देवरानी में बदलने वाली थी। मोहल्ले में क्या माल आया है, मजा ही आ गया। अगर रोज इसके दर्शन हो जाए तो सारा दिन ही बन जाएगा। क्या फिगर है इसका, इस पर तो मेरा दिल ही आ गया। मोहल्ले के लड़के छत पर खड़े होकर शालू पर लाइन मार रहे होते हैं कि तभी छत पर उर्मिला आती है। ये सब क्या हो रहा है? वो लड़के लाइन मार रहे हैं, तुम्हें छेड़ रहे हैं और तुम उन्हें कुछ नहीं कह रही। और ये क्या कपड़े पहने तुमने? अरे बेशर्मी की भी हद होती है। जिठानी हो ना तो जिठानी बनकर रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। खुद को बड़ी शरीफ समझती हो, बहुत देखी है तुम जैसी शरीफ औरतें मैंने। शालू उल्टा अपनी जेठानी को ही सुनाकर वहां से चली जाती है। शालू के बर्ताव से अमन भी खुश नहीं था और आज तो शालू रोड पर खड़े होकर अपने सभी मेल फ्रेंड के साथ बियर पी रही होती है, जिसे अमन देख लेता है और वो गुस्से में शालू के पास आता है। शालू, तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अरे कुछ सीखो अपनी जेठानी से, कितनी शरीफ है वो, और एक तुम इतनी बेशरम हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। खबरदार जो मुझ पर चिल्लाया तो जाओ यहाँ से। अमन शालू से कुछ नहीं कहता और गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। अमन इतने गुस्से में था कि वो गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा होता है, जिससे अमन का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर में हॉस्पिटल से अमन के घर वालों को कॉल आता है और जब तक वो लोग वहां पहुंचते हैं अमन अपनी आखिरी सांस ले चुका होता है। मेरे अमन को कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। उर्मिला, तू बोलना उसे, उठेगा वो तो तेरी हर बात मानता है। माँ जी, संभालिए अपने आप को, अमन अब हमें छोड़कर जा चुका है।
सभी लोग बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाते हैं। वहीं अपने पति की मौत की वजह से शालू भी कुछ टाइम तक उदास रहती है, जिसे देख उर्मिला। माँ जी, शालू की अभी उम्र ही कितनी है, उसके सामने तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम शालू की दूसरी शादी कर दें। तो ठीक कह रही है बहू, काफी समय से मैं भी यही सोच रहा था, वो बेचारी क्यों अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करे। अगर आप सब लोग इसके लिए राजी हैं, तो मेरा एक कजन है जो बाहर कंट्री में रहता है, मैं उससे शालू की बात चलाती हूँ, क्या पता उन दोनों का मेल बैठ जाए। उर्मिला अपने कजन राघव को शालू के बारे में सब कुछ बता देती है। राघव को शालू के लिए काफी बुरा लगता है और वो उसे पसंद करने लगा था। शालू भी राघव की फोटो देख बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर देती है। भाभी, मुझे तो लगा था कि आप बहुत शरीफ और बोरिंग हो, लेकिन आप तो अमेजिंग निकली। अपनी ही देवरानी की शादी करने चली, अब तो बहुत मजा आएगा। अमन को मरे हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन अपनी शादी की खबर से शालू को इतना खुश देख उर्मिला को काफी हैरानी होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब शरीफ जेठानी की बेशरम देवरानी की शादी की रस्में शुरू होती हैं। अरे यार, कितने पुराने मेहंदी के डिजाइन लगा रही हो, थोड़ा स्टाइलिश मेहंदी लगाओ ना। बेशरम देवरानी को अपनी मेहंदी इतना एंजॉय करता देख आसपास की औरतें बातें बनाने लगती हैं। अरे जरा इस बेशरम को तो देखो, 2 महीने पहले इसके पति की मौत हुई है। वो तो भला हो इसके ससुराल वालों का जो इसकी दूसरी शादी करवा रही है, और ये है कि इतनी खुश हो रही है। आप लोगों को किसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, या तो मेरी देवरानी की खुशियों में शामिल रहे या तो यहाँ से चले जाइए। लौंग तला शिकारा, ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी एवे चमका दिल साटा कि दिख गया प्यार वे पटियालवी। आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? आइए ना मेरे साथ डांस करिए। भाभी, आपकी देवरानी की शादी हो रही है, क्या आप अपनी देवरानी की शादी पर डांस नहीं करेंगे? अपनी देवरानी का ऐसा बर्ताव शरीफ जेठानी को भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो बेचारी चाहकर भी क्या कर सकती थी। दिन गुजरता है और आज आखिरकार बेशरम देवरानी की शादी का दिन होता है। अपनी शादी के दिन शालू हाथों में शॉपिंग की बोतल लिए शादी के जोड़े में डांस करती हुई आती है। मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। माँ जी, भाभी, ससुर जी, जेठ जी, ये लीजिए, आज मेरी शादी है, इसी खुशी में शैम्पेन पीते हैं। आफ्टर ऑल आज आपके घर की छोटी बहू की शादी है। जेठानी जी, आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हैं? आइए ना डांस करते हैं। शालू का ये बेशर्मपना माधवी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो सबके सामने शालू को थप्पड़ मार देती है। आपने मुझ पर हाथ उठाया? हम ही पागल हैं जो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार की शादी करवा रहे थे, ये सोचकर कि तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, लेकिन तू है कि बेशरम की तरह हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। क्या? अमन की मौत मेरी वजह से हुई थी? लेकिन वो तो एक्सीडेंट। अमन की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, लेकिन एक्सीडेंट भी तुम्हारी वजह से हुआ था। याद करो, जिस दिन अमन का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन उससे तुम्हारा बहुत झगड़ा हुआ था। जब हम अस्पताल पहुंचे तो अमन की सांसें चल रही थी और उसने हमें सब कुछ बताया। ये नहीं हो सकता, मेरी वजह से अमन की मौत नहीं हुई थी। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं खुद ही अपने सुहाग को खा गई। मैं ये शादी नहीं करूंगी, मुझे अमन के पास जाना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। शालू को जब ये पता चलता है कि उसकी वजह से अमन की मौत हुई थी तो शालू पूरी तरह से टूट जाती है और उसे अपने किए पर काफी पछतावा होता है। ऐसा मत कहो, तुम जानती हो अमन ने मरते वक्त हमसे क्या कहा था कि हम तुम्हारा ख्याल रखें और उसके जाने के बाद तुम्हारा जल्द से जल्द घर बसा दे, ताकि तुम कभी उसे याद करके रो नहीं। तू भले ही कितनी भी बेशरम क्यों ना हो, लेकिन हम अमन की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। तुम्हारी आंखों में ये पश्चाताप के आंसू देख मैं समझ गया हूँ, मुझे तुमसे अच्छी लड़की इस दुनिया में कोई नहीं मिल सकती। मैं तुमसे अभी भी शादी करना चाहता हूँ। माँ जी, पिताजी, भैया, भाभी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों से आपका सब कुछ छीन लिया। आप लोग सच कहते थे कि मैं कभी भी अपनी शरीफ जेठानी जैसी नहीं बन सकती। शालू, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। उर्मिला अपनी देवरानी को शादी के मंडप तक ले जाती है और सारी विधि विधान से शालू और राघव की शादी होती है। अब शालू अपनी सारी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी को संभालती है और बिल्कुल अपनी शरीफ जेठानी की तरह बनती है। इसी के साथ शालू अक्सर अपने पुराने ससुराल वालों से भी मिलने के लिए आया जाया करती थी और हमेशा अमन की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी करती है।